मैं हूं आपका होस्ट राना दानियाल और अब देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किड्स लाइफ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और लाइक कमेंट्स लाजमी करें। और अब सुन रहे हैं अनवर अलीगी की अलिफ लैला दास्तान का बकिया हिस्सा। जब उसने मछली को उल्टाया तो फिर वो वाकया पेश आया तो वजीर ने यह किस्सा बादशाह के हुजूर में अर्ज किया। बादशाह ने कहा कि माहीगीर को बुलाकर और मछलियां मंगवाओ। में भी यह वाकया अपनी को फिर तलब किया गया और इससे पूछा गया कि तुम ये मछलियां कहाँ से लाते हो। माहीगीर ने पता बता दिया तो सब मुतअज्जिब हुए कि हम हमेशा से यहाँ रहते हैं, लेकिन आज तक ये तालाब देखा और न ऐसी रंग बरनग की खूबसूरत मछलियां। चुनांचे इसी वक्त बादशाह अपने वजीर और कुछ मुलाजमों को लेकर पहाड़ पर गया और वहां देखा कि वाकई एक तालाब मौजूद है। बादशाह तमाम दिन तालाब के चारों तरफ फिरता रहा, लेकिन कोई बात समझ न आई। शाम को वजीर से कहने लगा कि मैं यहाँ का भेद जरूर मालूम कर लूंगा, तुम लोग करीब ही छप जाओ, मैं रात भर इसी जगह ठहरूंगा। सब लोग आसपास ठहर गए, लेकिन बादशाह तालाब के किनारे बैठ गया। जब खूब अंधेरा हो गया और कुछ दिखाई ना देता था तो कुछ फासले पर कला नजर आने लगा। बादशाह बहुत कवी दिल था, वो फौरन उठा और उसी तरफ रवाना हो गया। कला के दरवाजे पर पहुंचा तो कोई शख्स नजर ना आया। वो बेतकल्लुफ अंदर चला गया और यह कला अंदर से खूब आरास्ता और पैरास्ता था। जगह जगह बाग थे, नहरें थीं। अजीब और गरीब कले, दरख्तों पर जानवर चाचहार है थे और हर किस्म का सामान आराइश मौजूद था। वहां पर मीमजर जवाहर की भी कमी न थी और कहीं आदमजाद का पता न था। बादशाह हैरान और परेशान हर तरफ देख रहा था और दिल ही दिल में सोचता था कि तालाब और मछलियों के हालात ताज्जुब खेज हैं। तो ये एक नया असरार पैदा हो गया। मामला समझने की बजाय पेचीदा होता जा रहा है। और अभी उन्हीं बातों पर गौर कर रहा था कि रोने की आवाज अंदर से आई। बादशाह इसी आवाज की समत चला। आगे बढ़कर देखा कि एक दरवाजे पर पर्दा पड़ा हुआ है और इसमें से आवाज आ रही थी। बादशाह ने आहिस्ता से पर्दा उठाकर अंदर झांका। देखा तो एक खुश शक्ल नौजवान तख्त पर बैठा रो रहा है और दर्दनाक आवाज है। बादशाह करीब गया और सलाम करके हाल दरियाफ्त करने लगा। इस नौजवान से बादशाह ने उज़्र किया कि आप बराए करम इस कला और तालाब का हाल मुझसे बयान करें और अपनी सरगुज़श्त भी सुनाएं। मुझे से कुछ खिदमत मुमकिन हो सकी तो इसमें दरेग ना करूँगा। वो नौजवान आबदीदा हो गया और बोला कि यकीनन ये खुदावंद करीम की बड़ी मेहरबानी है जो इसने आपको यहाँ भेजा है, और अब मैं अपना हाल अर्ज करता हूँ। माजूर नौजवान की दास्तान गम शामुख का बादशाह है। मैं इसका इकलौता बेटा हूँ और मेरी शादी चाचा की लड़की से हुई थी और हम आपस में मोहब्बत करते थे। जब मेरे वालिद का इंतकाल हो गया तो मैं तख्त नशीन हुआ और हम दोनों शौहर बीवी 5 बरस तक ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते रहे। इस अरसा में मुझे अपनी बीवी के मुतालिक किसी किस्म का शक विशबा नहीं था और एक दियानतदार और शरीफ आदमी की तरह इसके हर एक काम में एतमाद करता रहा। चुनांचे एक रोज इत्तेफाकना मलिका हम्माम में गई। दोपहर का वक्त था और मैं सोने के लिए लेट गया। 2 ख्वातीन जो मलिका के साथ हमेशा रहती थी मुझे पंखा करने लगी। थोड़ी देर के बाद ये समझी कि मैं सो गया हूँ, हालांकि मैं इस वक्त बिल्कुल जाग रहा था। चुनांचे वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें करने लगी। एक बोली कि देखो हमारा बादशाह कैसा खूबसूरत और नौजवान है, लेकिन मलिका इसके बावजूद अदना से हबशी गुलाम से लगी हुई है और उस नेक आदमी को आज तक कोई इल्म नहीं है। दूसरी ने जवाब दिया कि इस बेचारे को किस तरह से खबर हो सकती है। मलिका जब इस मुए जुनुबशी से मिलने जाती है तो इसको बेहोशी की दवा पिलाया करती है। ये बात सुनकर मेरे होश व हवास जाते रहे और दिमाग सुन हो गया। मैं इस वक्त मुसले सोता बना रहा। थोड़ी देर में मेरी बीवी हम्माम से वापस आ गई, लेकिन मैंने तहकीकात से पहले इससे कुछ ना कहा और शाम को सोने के वक्त हसब मामूल वो मेरे लिए शराब का कटोरा लाए। मैं समझ गया कि इसी तरह मुझे बेहोश करके मुझे बेवकूफ़ बनाया जाता है। मैंने गिलास तो ले लिया,
लेकिन मलिका की आंख बचाकर उसको पीने की बजाय दूसरी तरफ गिरा दिया और खुद सोने के लिए लेट गया। और जब मलिका को यकीन हो गया कि मैं बेहोश हो गया हूं, तो उसने उड़िया लिबास पहन लिया और बाहर की तरफ चल दी। फिर मैं बड़ी आहिस्तगी से बिस्तर से उठा और उसके पीछे पीछे रवाना हो गया। मलिका यानी मेरी बीवी महल से निकलकर एक वीरान मैदान में आ गई, जहां एक हबशी गुलाम जो गालिबन इसी के इंतजार में टहल रहा था मौजूद था। जब मलिका वहां पहुंची तो दोनों एक दूसरे से लिपट गए। फिर आराम व इत्मीनान से मोहब्बत की बातें करने लगे। मेरे तन बदन में गैरत की आग लग रही थी और मैं इसी जगह झाड़ी की आड़ में ठहर गया। जब वो हबशी गुलाम और मलिका मेरे करीब से गुजरे तो मैंने तलवार से हमला कर दिया। गुलाम मेरे वार से जख्मी होकर गिर पड़ा और मलिका यानी मेरी बीवी इस अचानक वार से परेशान हो गई थी, इसलिए मुझे पहचान ना सकी और मैं इसको वहीं छोड़कर महल में वापस आया और अपने बिस्तर पर लेट गया। थोड़ी देर बाद मलिका वापस आ गई और ये इत्मीनान करके कि मैं सो रहा हूं, अब भी आराम करने लगी और लेट गई। और सुबह को मैं हसब मामूल दरबाज में चला गया और अपना कारोबार सल्तनत अंजाम देता रहा। लेकिन जब मैं महल में वापस आया तो मैंने देखा कि मलिका मातमी लिबास पहने बैठी हुई है और उदास है। मैंने दरियाफ्त किया तो कहने लगी कि मुझे अपने एक अजीज के मरने की इत्तला मिली है, इस वास्ते मातमी लिबास पहना हुआ। कहने लगी कि मुझे अपने एक अजीज के मरने की इत्तला मिली है, इस वास्ते मातमी लिबास पहना हुआ है। चूंकि मैं असल हाल से आगाह था, इसलिए खामोश रहा। कई रोज गुजर गए, लेकिन मलिका का मातमी लिबास ना उतरा। मैं भी ये मालूम करने की फिक्र में था कि कम बख्त बस्ती का क्या अंजाम हुआ। एक दिन आखिर पता चला कि वो मरून्हे सिर्फ जख्मी हो गया है। एक शब को मैंने फिर मलिका का ताक़ुब किया तो वो एक मकान में पहुंची जहां वही हबशी गुलाम जख्मी पड़ा था। मलिका इसके करीब बैठ गई और बड़े प्यार से कहने लगी कि मुझसे बात कर, मैं तेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार हूं। लेकिन वो मलून खामोश रहा। इस वक्त मुझ पर गैरत का जुनून सवार हुआ और मैं गुस्सा की हालत में सामने जाकर खड़ा हो गया और इरादा किया कि दोनों को कत्ल कर दूं। ये देखकर मलिका मेरी तरफ बढ़ी और कुछ पढ़कर मेरी तरफ फूंक मारी। मेरा वो हाथ जिसमें तलवार थी वो बिल्कुल नाकारा हो गया। इसके बाद फिर कुछ पढ़कर बोली कि तो आधा पत्थर का हो जा। इस वक्त मेरा नीचे का धड़ पत्थर का सा हो गया। इसके बाद ममलुकत को झील बना दिया और आबादी को मछलियां। फिर इसके चारों तरफ जादू के जोर से पहाड़ खड़े कर दिए ताकि दुनिया की नजरों से पोशीदा हो जाए। और ये वही झील और मछलियां हैं। वो जालिम औरत अब भी अपने दोस्त हबशी गुलाम के साथ यही रहती है। रोजाना मेरे पास आकर मुझे सकूले मारती है और वो हबशी गुलाम भी अभी तक तंदुरुस्त नहीं हुआ। जब वो नौजवान अपनी मुसीबत की दास्तान बयान कर चुका तो बादशाह ने इसको तसल्ली दी और कहा कि मैं इन दोनों से तुम्हारा बदला लूंगा, सिर्फ तो मुझे उनकी रहायशगाह का पता दो। नौजवान ने बादशाह को पता बता दिया। बादशाह निहायत एहतियात से इस मकान पर पहुंचा और देखा कि मलिका का महबूब हबशी एक आरास्ता छप्पर किट पर आराम से सो रहा था। बादशाह दबे पांव अंदर गया और हबशी पर तलवार का भरपूर वार किया और उसका किस्सा तमाम कर दिया। इसके बाद हबशी की लाश दूसरे कमरे में छुपा दी और खुद कपड़ा ओढ़कर उसी छप्पर खट पर लेट गया। थोड़ी देर बाद फिर वो बदकार मलिका आ गई और ये मोहब्बत भरे अंदाज से कहने लगी, आखिर प्यारे तुम मुझसे क्यों नाराज हो और मुझसे क्यों नहीं बोलते? मैंने तुम्हारे इंतकाम में तमाम सल्तनत को बर्बाद कर डाला और अपने शौहर को आधा पत्थर का बना दिया और फिर तुम पर हाथ उठाने के जुर्म में अब तक सकूड़े रोजाना मारती हूँ। बादशाह जो कि हबशी की जगह लेटा था वो मरीजों की तरह बहुत आहिस्ता से बोला कि तुम अपने शौहर को रोजाना मारती हो और उसकी चीख व पुकार से मुझे तकलीफ होती है। मैं चाहता हूं कि तुम इसको अपनी असली हालत पर लौटा दो और उन तमाम लोगों को भी अपने सिहर से निजात दे दो जो मछलियां बने हुए इस झील में बैठे हैं, और इस ममलुकत को भी इसकी असली हालत में कर दो, क्योंकि ये सब मेरे लिए बता करते हैं, इसलिए सेहत नहीं होती।
मलिका ने कहा, मेरी जान, ये कोई बड़ी बात है, मैं अभी सबको वैसा ही कर देती हूँ जैसे पहले थे। चुनांचे मलिका ने सिहर का तोड़ पड़ा और हर शय अपनी असली सूरत पर आ गई। वो नौजवान भी मुसीबत से रहा हो गया। ना वो झील थी ना वो पहाड़, बल्कि एक आबाद मुल्क हो गया। बादशाह की फौज जो इसके हमरा आई हुई थी खुद ब खुद दूर हो गई, क्योंकि ये इलाका सिहर की वजह से बादशाह के मुल्क के करीब नजर आता था, वरना असल में काफी दूर था। जब मलिका इससे फारिग हुई तो फिर हबशी गुलाम के पास आई, क्योंकि अब तक वो यही समझ रही थी कि छप्पर खट पर इसका महबूब सो रहा है, और कहने लगी कि मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील कर दी है, खुदा के लिए अब तो मुंह खोलो और मुझसे बात करो। बादशाह ने जो मुंशी की जगह लेटा हुआ था इसको करीब आने का इशारा किया। मलिका जो नहीं इसके करीब पहुंची तो इसने उठकर तलवार का ऐसा वार किया कि सर कट कर दूर जा गिरा। इसके बाद बादशाह वहां से निकला और उस नौजवान को तलाश किया जो यहाँ का बादशाह था। फिर उसको हमरा लेकर दोनों मलूनों की लाशें दिखाएं। ये देखकर शहजादा कदमों में गिर पड़ा और बहुत शुक्रिया अदा किया। कल रियाया को हालात का इल्म हुआ तो सब खुदा का शुक्र बजा लाए और बादशाह के ममनून एहसान हुए। इस काम से फारिग होकर बादशाह अपने मुल्क की तरफ रवाना हुआ और इस नौजवान शहजादे ने भी साथ पहलने की दरख्वास्त की और दोनों बादशाह दारुल हुकूमत की तरफ रवाना हुए। जब अपनी सल्तनत के करीब पहुंचे तो बादशाह ने वजीर को इत्तला दी। वहां सब परेशान थे। ये खबर सुनकर सब खुश हुए और इस्तकबाल करके अपने बादशाह को शहर में लाए। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने अपनी लड़की की शादी नौजवान शहजादे से कर दी और इनान हुकूमत भी इसके सुपुर्द करके खुद बैतुल्लाह को चला गया और वहीं इंतकाल हुआ। ये कहानी बयान करके शहजाद ने अपनी बहन से कहा कि ये कहानी बगदाद के मजदूर के किस्सा से ज्यादा दिलचस्प नहीं। अगर बादशाह ने इजाजत दी तो मैं वो भी सुनाऊंगी। बादशाह को उनकी हकायत सुनने का शौक हुआ, चुनांचे उसने इजाजत दी और हुक्म दिया कि शहजाद को आज कत्ल न किया जाए। बकिया हिस्से का अगली वीडियो तक इंतजार करें। शुक्रिया।